वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज के जो क्लास होगा वो आपके सबसे लास्ट क्लास होंगे। जाति, बंधु और वर्गीय जो क्लास हम पिछले क्लास में देखे थे कि बहुपत्नी विवाह क्या होता है, बहुपति विवाह क्या होता है, ये सारे करा दिए थे। फिर अभी का जो क्लास होगा वो आपके लास्ट क्लास होंगे, जिसमें हम देखेंगे कि गोत्र क्या होते हैं, उनके नियम क्या होते हैं। फिर उचित जीविका में हम वर्ण व्यवस्था के बारे में देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर लोगों के उस समय जीविका का वर्गीकरण किया गया था। साथ साथ जाति देखेंगे, फिर चंडालों के कार्य के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले आपको पढ़ाने से पहले, समझाने से पहले आपको कुछ नोट्स देना है। आप इसे अच्छा से लिख लीजिए कि स्त्री के गोत्र, यानी कि स्त्री का गोत्र क्या है। फिर अब देखिए गोत्रों के नियम क्या है, ये लिख लीजिए, गोत्र के नियम है। फिर आप देख लीजिए उचित जीविका, आप देख लीजिए, यहाँ पे नोट्स कर सकते हैं। फिर आपका है उचित जीविका में ही आपका ये आता है वैश्य और शूद्र के। फिर हम देखते हैं जाति और सामाजिक गतिशीलता। फिर आप देखते हैं चंडालों के कर्तव्य, चंडालों के जितने भी कर्तव्य हैं ये। तो चलिए हम देखते हैं कि गोत्र क्या है और फिर गोत्र के नियम सब। फिर से हम पहुंच गए। तो हम देखते हैं कि गोत्र क्या है, गोत्र क्या है। तो गोत्र एक ब्राह्मण पद्धति है। क्या है? ब्राह्मण पद्धति, ठीक है। ब्राह्मणों ने समाजों का वर्गीकरण करने के लिए गोत्र का निर्धारण किया, जिसकी चर्चा हमें विभिन्न प्रकार के धर्मशास्त्र या तो धार्मिक ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। आप देखिएगा कि जितने भी गोत्र हैं वह किसी से किसी वैदिक ऋषि के नाम पर पड़े हैं। वैदिक ऋषि का कहने का तात्पर्य यह है जैसे कि भारद्वाज एक वैदिक ऋषि हैं, तो उस काल के ऋषि मुनियों के नाम पर पड़े हैं। गोत्र का जो निर्धारण हुआ वो लगभग 1000 BC में हुआ और यह ऋषियों के मुनि के द्वारा किया गया। इसलिए ऋषि मुनि जो है वह अपने ही नाम पर गोत्र रखे, और जिस व्यक्ति जिस ऋषि मुनि के नाम पर उनका गोत्र पड़ता है उसी ऋषि मुनि के आधार पर ही उन्हें वंशज माना जाता है। मान के चलिए आप भारद्वाज गोत्र के हैं तो आपको भारद्वाज ऋषि मुनि के वंशज माने जाएंगे। तो यही गोत्र थे और यह वैदिक ऋषि के नाम पर रखा गया है, ठीक है। गोत्र के कुछ नियम होते हैं, गोत्र के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि एक गोत्र के दो व्यक्ति विवाह नहीं कर सकते। जैसे कि लड़का और लड़की तो दोनों गोत्र सेम है तो वह विवाह नहीं कर सकते। देखते हैं कि काफ़ी घर में, आपके घर में रिश्ता उस्ता आते हैं तो देखते हैं कि गोत्र मिलाया जाता है, कुंडली मिलाए जाते हैं, उसके बाद शादी ब्याह किए जाते हैं, ठीक है। तो एक गोत्र का अगर मिल जाते हैं तो आपका शादी नहीं हो सकता, ये क्या माना जाता है? अशुभ माना जाता है। दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम, स्त्री का जो गोत्र है वह पिता के गोत्र पर रहता है, लेकिन जब स्त्री का विवाह हो जाता है यानी लड़कियों का विवाह हो जाता है तो वह अपने पति के गोत्र के हो जाते हैं, उनके पति का गोत्र उन लड़कियों के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि सातवाहन वंश में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था। सातवाहन वंश के जितने भी लड़कियां थी वह विवाह तो करते थे परंतु वह उनके पिता के जो गोत्र है ही रहते थे, उनके पिता का गोत्र नहीं हटते थे। समझ में आ गया? तो गोत्र यही थे और उनके नियम ये थे। तो ये इन्हीं गोत्र के कारण ही आज देखते हैं कि बहुत सारे सामाजिक वर्गों का विभाजन हुआ है, गोत्र के आधार पर शादी विवाह सब होते हैं। तो यह गोत्र है, स्त्रियों के गोत्र या तो पुरुषों के गोत्र यह आपको देखने को मिलते हैं। फिर आगे हम देखेंगे कि देखते हैं जाति क्या थे, फिर जाति के बारे में देखेंगे। तो जाति फिर वर्ण देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 600 BC और 600 AD, 600 AD के जो लोग थे उनके जीवन कैसे चलाते थे, कैसे वो अपने जीवन को चलाते थे, अपने जीविका चलाते थे। तो ऋषि मुनियों जो हैं, ब्राह्मणों ने लोगों का भी जो जीविका चलाने का जो कार्य है उन्हें वर्णों में बांट दिया था कि 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था है, तो उन्हीं आधार पर वह अपना जीवन यापन करते हैं। पहला वर्ण व्यवस्था है आपका, देखिएगा तो ब्राह्मण है। क्या है? ब्राह्मण। ब्राह्मण सबसे पहला ब्राह्मण कैटेगरी तो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण का क्या काम होता है? पूजा पाठ करवाना, यज्ञ करवाना, हवन करवाना। उनके बाद राजाओं के द्वारा ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिए जाते थे। उससे क्या होते थे? ब्राह्मण अपनी आजीविका चलाते थे, अपना पालन पोषण अपना परिवार का
या तो अपना पूरा संपूर्ण जीवन उन्हीं में वो करते हुए बिता देते थे, मंत्रों का उच्चारण करना या ब्राह्मण का काम थे। उचित जीविका पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? उचित जीविका। किनके? 600 ईस्वी में लोगों का जीविका के बारे में देख रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो होते हैं वर्ण व्यवस्था में हम क्षत्रिय देखते हैं। क्या देखते हैं? क्षत्रिय के बारे में देखते हैं। दूसरा हम क्षत्रिय देखते हैं, क्षत्रिय के बारे में देखते हैं कि क्षत्रिय आखिर होते क्या थे। तो ये क्षत्रिय यानी कि राजपूत, इन लोगों का क्या काम होता था? आप जानते हैं कि सामाजिक सुरक्षा, समाज का देखभाल, सुरक्षा करना, युद्ध लड़ना, युद्ध कौशल में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे क्षत्रिय, उनका यही काम होता था। राज्य का शासन व्यवस्था चलाना, जितने भी राज्य होते थे, राजा महाराजा का जो काम होता था वो क्षत्रिय का उत्तरदायित्व होता था, संभालना, पूरे राज्य को देखना, कौन सा नागरिक का क्या समस्या है, प्रजा की क्या समस्या है, ये सारे किनके होते थे? तो क्षत्रिय के ही कार्य होते थे। साथ साथ ये देखे जाते थे कि वो कभी भी कोई प्रजा कोई दुख लेकर अपना आता था तो उनके दुखों का समाधान करना क्षत्रिय का काम होता था। तो ये सारे जो काम होता था वो क्षत्रिय के होते थे। कर वसूलना मेन उनका स्रोत होता था, आय का सबसे मुख्य स्रोत होता था क्षत्रिय का राजस्व कर, यानी कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति से वो कर लेते थे जो कृषि वृषि करते थे, तो इनसे ही वह किया करते थे। और ये क्षत्रिय जो होते थे वो ब्राह्मणों को दान में देते थे, कुछ भी यज्ञ हवन वन करवाते थे। तीसरा हम देखते हैं वैश्य, वैश्य के बारे में देखते हैं। वैश्य यानी कि व्यापारी, वैश्य को सीधा शब्दों में आप कह सकते हैं व्यापारी वर्ग। तो वैश्य का क्या काम होता था? व्यापार का क्या काम होता है? व्यापार करना, कृषि करना, पशुपालन करना, ये सब करना, आखेट करना, तरह तरह के व्यापार, सेठ कहा जाता था पहले। जितने भी सेठ व्यापारी होते थे इसको सबसे ज़्यादा हैंडल करते थे ये क्षेत्रीय। क्या होते थे कि व्यापारिक काम तो होते थे वैसे के, जितना भी व्यापार करने का जगह दूर दराज जा कर के वे तरह तरह के सामानों का खरीद बिक्री करते थे। तो राजा क्या करते थे कि वैसों के सुरक्षा में सैनिक लगा देते थे और साथ साथ उनसे सुरक्षा कर भी लेते थे राजा, ये थे। चौथा हम देखते हैं कि वैश्य होते थे। कौन होते? चौथा वैश्य नहीं, शूद्र होते थे, ठीक है। शूद्र, शूद्र का क्या काम होता था? ये तीनों वर्णों का, ये तीनों वर्गों का सेवा करना शूद्र का काम होता था। और जो भी ये तीनों वर्ग शूद्र को देते हैं, जो भी ये तीनों वर्ग शूद्र को देते हैं उनसे क्या करते? ये अपना जीवन पालन करते या आजीविका चलाते। यही थे उचित जीविका में ब्राह्मणों ने लोगों के कार्य भी उनके वर्णों के आधार पर बांटा हुआ था, बांट दिए थे, यही था। फिर हम देखते हैं एक जाति। जाति क्या है? तो वर्णों की संख्या कितने थे? 4, लेकिन जाति की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। जाति की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। जाति भी जन्म पर आधारित होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि जाति उति से लेकर के आज बहुत सारे जन्म पर ही होते हैं, ऐसे माने जाते हैं। जाति का कोई निश्चित संख्या नहीं था। जैसे कि हो गया चंडाल जाति, हो गया राजपूत, ब्राह्मण, कैटेगरी, शूद्र, उद्र, वैश्य, इतना बहुत सारे जातियां हैं। भूया हुआ देखिएगा, बहुत सारी जातियां हैं, चमार उमार से लेकर के। तो क्या जातियों की कोई संख्या थी? नहीं थी। ये भी क्या थी? ये वर्ण के आधार के तरह ही थी, जो कि लोगों को एक सामाजिक वर्गों में बांटते थे। यह आपके थे जाति, इतने। फिर हम देखते हैं चंडाल। चंडाल, चंडाल। तो हम देखेंगे चंडाल की चर्चा किसमें मिलती है? आपको भारत का पहला विधि पुस्तक मनुस्मृति के बारे में बताए हुए हैं। मनुस्मृति के बारे में बताए हुए हैं, जो कि भारत का प्रथम विधि पुस्तक है, उसमें चंडाल की चर्चा है। चंडाल जो होते थे वो गांवों के बाहर रहा करते थे। इन्हें गांव में रहने नहीं दिया जाता था, वो गांव में के बाहर रहते थे। जो भी सामान लोगों फेंकते थे लोग, उनका उपयोग चंडाल करते थे। जैसे कि हो गया खाने वाला बर्तन फेंक दिए, खराब हो गया तो उसका उपयोग चंडाल कर लेंगे। आभूषण फेंक दिए लोग या कुछ भी चीज़ फेंक देते थे, उसका उपयोग करते थे। रात्रि के समय चंडालों को गांव में आने या तो घूमने उमने की कोई आज़ादी नहीं थी। अगर वो घूम लेते या कुछ हो जाता तो इन्हें दंडित किया जाता। तो पूरा गांव में एक तरह से मीटिंग बैठाते, मीटिंग बैठाने के बाद उन्हें क्या करते? दंडित करते। ये थे। जितने भी लोग मरते थे उनके आभूषण हो गए फेंक दिए, आभूषण हो गए फेंक दिए, वस्त्र फेंक देते हैं कि नहीं उनके, तो उन्हीं सबको यह पहन लेते हैं और लोहे का आभूषण पहनते थे। उन्हें ही चंडाल कहते हैं। चंडाल का एक काम होता था, जो लोग मरते उन्हें जलाने का काम जो होता था वो चंडाल के होते थे। लोग मर जाते तो उनको जलाने का काम चंडालों का होता था। यही थे हमारे चंडाल के क्या काम होते हैं। इनकी चर्चा किस में है? मनुस्मृति में है।
ठीक है, हरसुम, ठीक है। मनुस्मृति में है, चंडाल के काम गांव में नहीं रहने दिया जाता था, गांव के बाहर रहते थे, रात में घूमने की कोई स्वतंत्रता नहीं थी, फेंके हुए जूठे बर्तनों का ये उपयोग करते थे। साथ ही साथ देखने को मिलता था कोई भी व्यक्ति मर जाते थे तो उनके साथ उनके वस्त्र, आभूषण, जितने भी उस व्यक्ति से संबंधित वस्तु होते थे उन्हें फेंक देते थे। तो ये चंडाल उन्हें उठा करके उन्हीं का उपयोग वो करते थे, लोहे का आभूषण पहनते थे। कोई भी व्यक्ति मरता था तो उसका अंतिम क्रियाक्रम करने का जो काम होता था वह चंडालों का होता था। तो ये सारे चंडालों के काम होते थे, जिससे आपको जानना अति आवश्यक है। तो आपका जो चैप्टर था जाति, बंधुत्व और वर्ग, ये हुए दी एंड। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चौथा चैप्टर हिस्ट्री के भाग 1 में कितना चैप्टर है? 4 चैप्टर है, जिसमें से 3 चैप्टर हो चुके हैं। चौथा चैप्टर के बारे में कल पढ़ेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण चैप्टर में आपको देखेंगे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये 2 धर्मों की चर्चा चौथा चैप्टर में देखने को मिलेंगे। फिर हम पार्ट 2 चलेंगे, ये तो पार्ट 1 है ना, फिर हम देखेंगे पार्ट 2 जो कि 4 से लेकर के 8 तक है। इसमें विभिन्न प्रकार के धर्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो कल पार्ट 1 का लास्ट लेसन रहेगा, जिसे कंप्लीट भी कर देंगे 2 दिन में। वो 2 दिन का ही क्लास है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म उनके प्रमुख हैं, उन प्रमुख धर्मों के बारे में अच्छे से बता देंगे। उसके बाद चौथा चैप्टर भी हिस्ट्री के पार्ट 1 का ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या आपको इतना समझ में आ गया? नोट्स तो पहले ही दिखा दिए थे, क्या और एक बार नोट्स दिखा दें? चलिए और एक बार आप नोट्स अच्छे से कैरी कर लीजिए। ओके, तो कैरी आप नोट्स अच्छे से कर ले सकते हैं। ये लीजिए, आप अच्छे से कैरी कर सकते हैं नोट्स। स्त्री के गोत्र कैरी कर सकते हैं, गोत्र के क्या क्या नियम थे ये कैरी कर सकते हैं। उचित जीविका में ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये 2। फिर आप देख सकते हैं वैश्य, शूद्र के क्या थे, जाति क्या थे, जाति के बारे में इतने स्पष्ट है। फिर हम देखते हैं जाति, फिर चंडालों के कर्तव्य, जिसकी चर्चा मनुस्मृति में मिलती है। ये सारे तो इतना आपको समझ आ गया। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आपके चौथे चैप्टर के साथ। और आपको बहुत सारे बधाई हो, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और अच्छे नंबर भी लेके आएंगे, आशा है। धन्यवाद।